नमस्कार। मैं सिया, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सच्ची कहानियाँ में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी है सोनम की, जो कि देखने में एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, सुंदर लड़की थी। सोनम के परिवार में उसके माता पिता और दो छोटी और बहनें थीं। आज सोनम ने अपना 12th क्लास का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया है, तो अब उसके पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर के बहुत टेंशन में हैं कि अब बेटी का ग्रेजुएशन करवाने के लिए उसका एडमिशन कहाँ करवाया जाए। सोनम ने बहुत सारे जगहों के फॉर्म्स ऑलरेडी भर रखे थे जहाँ जहाँ वो पढ़ने जाना चाहती थी। उसमें से उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे क्योंकि सोनम का एडमिशन बिना किसी डोनेशन के हो गया था। आज उसके पेरेंट्स उसको लेकर जा रहे हैं वहाँ हॉस्टल में उसके रहने का इंतज़ाम करवाने और कॉलेज देखने के लिए। सोनम भी बहुत खुश है। हाँ, लेकिन सोनम बहुत ज़्यादा बातें नहीं किया करती थी, तो इसलिए स्कूल में भी उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वो ज़्यादातर शांत रहना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही पसंद करती थी। उसका ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में ही बीता करता था। जब देखो तब बस पढ़ाई के लिए जो भी नई किताबें मिलती वो उसे पढ़ती और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता नॉलेज गेन करती थी। सोनम के दोस्त तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी सारे लड़के ऐसे थे जो सोनम की खूबसूरती को देखकर उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोनम काफ़ी शांत रहती थी और लोगों में ज़्यादा घुलना मिलना भी पसंद नहीं करती थी। जब भी कोई आता और उससे बात करने की कोशिश करता, 2 4 6 बार कोशिश करने के बाद लोग हार जाया करते थे क्योंकि सोनम किसी बात का जवाब ही नहीं देती थी। हाँ, थोड़ी बहुत लड़कियों से बातें होती थी क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ पर उसकी रूममेट्स और आस पड़ोस के कमरों की 2 3 लड़कियाँ थीं जिनसे उसकी बातें हो जाया करती थी, लेकिन वो भी ज़्यादातर बातें पढ़ाई को ही लेकर होती थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा और नॉर्मल चल रहा था। देखते देखते सोनम के फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी आ गया और सोनम उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई थी। अब सोनम का सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका था। सेकेंड ईयर में एक लड़का था जो उसे फर्स्ट ईयर से ही देखा करता था और हर बार हिम्मत जुटाता था कि वो जाए और जाकर सोनम से बात करे। अक्सर ऐसा लोगों ने देखा था कि सोनम आगे आगे अपने हॉस्टल के रास्ते पे जा रही है और वो लड़का उसके पीछे पीछे चुपचाप चला जा रहा है। सोनम को भी शायद इस बात का एहसास तो था, लेकिन सोनम शायद जानकर भी अनजान बनती थी। एक दिन ऐसे ही सोनम अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी और वो लड़का वैसे ही उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से पता नहीं कहाँ से एक ट्रक बहुत तेज़ी से उस लड़के की तरफ बढ़ा और उस लड़के को उस ट्रक से टक्कर लग गई। फिर क्या था, एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा और सीवियर था। वो लड़का हॉस्पिटलाइज हो गया। ये बात धीरे धीरे कॉलेज में फैली। सोनम को भी पता चला, लेकिन उसने ऐसे बिहेव किया जैसे ना वो उस लड़के को जानती है, ना उसे उससे कुछ लेना देना है। जो भी स्टूडेंट्स उस लड़के को जानते थे, सब बारी बारी हॉस्पिटल जाकर उसका हालचाल ले रहे थे। सोनम के हॉस्टल की कुछ लड़कियां भी उस लड़के को जानती थी। उन्होंने सोनम को कहा, सोनम, तुझे पता नहीं है क्या कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, सब उसे देखने जा रहे हैं, तू नहीं जाएगी? सोनम ने बोला, मुझे क्या पता वो कौन है, मैं क्यों जाऊं? ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है तो ठीक हो जाएगा। उसकी दोस्तों ने उसे थोड़ा गुस्से से बोला,
तेरा दिमाग विमाग खराब है क्या? वो लड़का 2 साल से तुझे फॉलो कर रहा है, तेरे पीछे है, इतने दिनों से ये बात सारे लोग जानते हैं, और तू ऐसे नाटक मत कर जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। सोनम ने अनजान बनते हुए आंसर दिया, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा उस लड़के को। फिर क्या था, उसकी दोस्त भी उसे समझाकर वहाँ से चली गई। लेकिन अब सोनम के बारे में सबकी राय बदलने लगी थी। सब बोलने लगे, कितनी कठोर लड़की है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इससे कोई प्यार करता है नहीं करता है, इसके लिए वो लड़का अब मरने के कगार पे आ गया है, लेकिन इसे देखो, ऐसे अनजान बन रही है जैसे ना उसे जानती है ना इससे कोई फ़र्क पड़ता है। जाने दो यार, छोड़ दो इसको अकेले, वैसे भी इसको अकेले ही रहना पसंद है, रहे अकेले। सोनम दूर खड़ी सबकी ये बातें सुन रही थी, लेकिन सच में सोनम को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उसने उनकी बातें सुनकर भी उसे अनसुनी की और वो वहाँ से अपने कमरे में चली गई और फिर से पढ़ाई करने लगी। देखते ही देखते कुछ महीने निकल गए। अब सोनम के सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का वक्त आ चुका था। सोनम हमेशा देर रात तक जगकर अकेले पढ़ाई किया करती थी और कई बार उसकी रूममेट ने ये भी देखा था कि सोनम पढ़ाई करते करते कुछ बड़बड़ाया करती है। लेकिन जब वो शुरू में ये चीज़ें देखती थी तो वो ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद सोनम रिवीज़न कर रही है। मन में होता है ना, कुछ लोगों को आदत होती है कि हम बोल बोल कर रिवीज़न करते हैं, तो उसे लगा शायद सोनम भी ऐसे ही रिवीज़न किया करती है। लेकिन उसने जब देखा तो सोनम रिवीज़न नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोनम के सामने कोई बैठा हुआ है और सोनम उससे बातें कर रही है और सामने से सोनम को उसकी बातों का जवाब भी मिल रहा है। उसने जब ऐसा देखा तो वो थोड़ी घबराई। फिर उससे लगा हो सकता है ज़्यादा पढ़ाई कर कर के इसके दिमाग पे असर हो गया हो, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। देखते ही देखते सोनम का सेकेंड ईयर भी अच्छे नंबरों से निकल गया। अब सोनम थर्ड ईयर में थी और थर्ड ईयर के कुछ महीने निकलने के बाद जैसे ही उसके एग्ज़ाम्स के डेट आए, उसके घर वाले अब उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे थे। घर वालों के मन मुताबिक उनको एक अच्छा रिश्ता मिल भी गया। फिर उन्होंने सोनम से बात करी कि बेटा, अब तुम्हारा ग्रेजुएशन भी पूरा होने वाला है और तुम्हारी ही मर्ज़ी के मुताबिक हम लोगों ने तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा, और अब मुझे जैसे कि पता है तुमने दोनों ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो इस ईयर में भी तुम्हारे मार्क्स वैसे ही अच्छे आने वाले हैं। तो अब हम तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम उस लड़के से एक बार मिलकर बात कर लो और शादी कर लो। सोनम थोड़ी देर तक चुप ही थी। फिर बाद में सोनम ने बोला, पापा, अभी तो थर्ड ईयर ख़त्म होने के बाद मैं मास्टर्स भी करने का सोच रही थी, शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? उसके पापा ने फ़ोन के दूसरे तरफ से बोला, बेटा ऐसे नहीं चलता है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी 2 छोटी बहनें भी हैं, पहले तुम्हारी शादी करेंगे तब तो उनके लिए भी रिश्ते ढूंढेंगे ना। और ऐसे भी लड़के पेड़ पे थोड़ी लगे होते हैं कि बस गए, तोड़ा और लेकर आ गए। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तैयारियां होती हैं, हमें उसके लिए भी तो वक्त चाहिए ना। सोनम ने अपने तरफ से अपने पिता को हर दलीलें देकर समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बात कर रखी थी, तो उन्होंने सोनम की एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला, जैसे ही तुम्हारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम तुम ख़त्म करोगी, तुम चुपचाप घर वापस आ जाना, बाकी यहाँ आने के बाद बात करेंगे। सोनम ने भी फिर उसके आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा। देखते ही देखते सोनम का थर्ड ईयर का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया और इस बीच सोनम की
वो रात में जगकर बैठकर बातें करने वाली हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। कई बार तो उसकी उस रूममेट ने उसे बाथरूम में भी बातें करते हुए सुना कि अकेले में वो जहाँ भी होती थी वो उसी तरीके से बातें किया करती थी जैसे उसने पहली बार उसे उस रात को बात करते हुए देखा था। लेकिन उसको ऐसा ही हमेशा लगता था कि सोनम की दिमागी हालत शायद अब इतना ज़्यादा पढ़ पढ़ के ख़राब हो रही है, तो उसने ये बात किसी से बोली भी नहीं और ये बात किसी और को पता भी नहीं थी। फिर क्या था, सोनम अपने घर पहुंची। उसने अपने माता पिता को वहाँ भी समझाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो लड़का आकर सोनम को देखने वाला था और सोनम ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ सोनम की सुनने वाला कोई नहीं था। सारी बातें ऑलरेडी तय हो चुकी थी। देखते ही देखते वो हफ्ता भी गुजर गया और वो लड़का सोनम को देखने आया। सोनम के साथ उस लड़के को अकेले एक कमरे में बिठा दिया गया। सोनम उस लड़के से बातें नहीं कर रही थी, लेकिन वो लड़का बार बार अलग अलग सवाल पूछकर कोशिश कर रहा था कि सोनम कुछ तो बोले, थोड़ा तो मुस्कुराए, पता चले कि सोनम का नेचर कैसा है। लेकिन सोनम ने बस जितने जवाब हाँ ना में देने थे बस उतने जवाब दिए और वो मुलाकात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी उस लड़के को सोनम पसंद आ गई, सोनम की सादगी पसंद आ गई और ये रिश्ता पक्का हो गया। घर वालों ने सगाई की डेट भी रखवा दी। एक दिन रात को सोनम अचानक से अपने बिस्तर पर उठकर बैठी और वैसे ही बातें कर रही थी। सोनम की मझली बहन उठी और उसने देखा सोनम इस तरह किसी से बातें कर रही है। उसे ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी। फिर उसने सोचा, मैं बैठकर सुनती हूँ, कहीं दीदी फ़ोन पर तो बात नहीं कर रही, क्योंकि उस वक्त सोनम की पीठ उसकी बहन की तरफ थी और उसका चेहरा खिड़की के तरफ था। तो उसकी बहन को अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था कि सोनम फ़ोन पर बात कर रही है या किसी से सामने से बात कर रही है। फिर वो वेट करती रही। लास्ट में उसको समझ में आया कि सोनम फ़ोन पर नहीं, ऐसे ही बड़बड़ा रही है और खिड़की की तरफ देखकर बड़बड़ा रही है। सोनम बार बार यही बोलती, मुझे ये शादी नहीं करनी है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे घर वाले मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों ने बिना मेरी मर्ज़ी के, बिना मुझसे पूछे ये रिश्ता तय कर दिया है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि वो लड़का मुझे देखकर ना बोल दे, लेकिन मुझे नहीं पता उस लड़के ने हाँ क्यों बोला। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो ऐसी ही बातें बार बार कर रही थी। सोनम की बहन ये सुनकर थोड़ा घबराई और उसने सोचा, एक बार मम्मी पापा को ये बात सुबह बताकर देखती हूँ। फिर क्या था, अगली सुबह बहन ने सारी बात घर वालों को बताई और बोला कि सोनम ऐसे बातें कर रही थी, लग रहा था जैसे सामने कोई बैठा हुआ उसकी बातों का जवाब दे रहा है। उसके माता पिता भी सुनकर थोड़ा घबराए। फिर उनको लगा शायद सोनम की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के वजह से, क्योंकि उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। तो क्या पता, ऐसा होता है कि हम किसी को इमेजिन करके भी कई बार बातें करते हैं। उन्होंने इसके लिए सोनम को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। जब माता पिता सोनम को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर के चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बोला, सोनम को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कम्प्लीटली फिट। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनम के साथ कुछ प्रॉब्लम है? फैमिली वालों ने सारी बात डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने सुनने के बाद बोला, हो सकता है आप लोग का सोचना सही हो। जैसा कि आप बता रहे हैं, सोनम के ना तो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, ना वो बहुत ज़्यादा बाहर घूमना फिरना ये चीज़ें पसंद करती है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के वजह से कई बार ऐसा होता है
कि बच्चों के दिमाग पे एक स्ट्रेस बन जाता है और वो एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाते हैं जिसके साथ रहते हुए उन्हें किसी भी दूसरे फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके बोलने के हिसाब से मुझे सोनम के केस में भी यही लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इन चीज़ों के लिए जो दवाइयाँ होनी चाहिए वो दवाइयाँ मैं सोनम के लिए लिख देता हूँ और आप 2 हफ्ते तक वो दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिए। फिर जैसा भी होता है आप मुझे बताइए और सोनम को दूसरी विज़िट के लिए लेके आइए। फिर देखते हैं कि कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है। घर वालों ने भी हाँ बोला और वो सोनम को लेकर वहाँ से घर चले गए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया था, सोनम की दवाइयाँ उसी तरीके से चलती रहीं, लेकिन 2 हफ्ते क्या, 1 हफ्ते बाद ही रात में वापस से उसकी बहन ने सोनम को उससे ज़्यादा बुरी तरीके से बातें करते हुए, और लग रहा था जैसे कोई सोनम को मार रहा है। सोनम बार बार अपने गाल पर हाथ रखती, फिर अपना गला छुड़ाने की कोशिश करती और बोलती, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मेरे घर वालों को नहीं समझा पा रही हूँ, तुमको ये चीज़ें समझ में क्यों नहीं आ रही है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गई थी उस वक्त, तुमको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सोनम की बहन सोनम को ऐसा करते देखकर और ज़्यादा घबरा गई कि दीदी की हालत तो सुधरने के बजाय और बिगड़ती ही जा रही है। फिर क्या था, सोनम जो चीज़ें कर रही थी उसने वो पूरी चीज़ें देखने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो भी काफ़ी डर गई थी। लेकिन अगली सुबह उसने वापस से अपने पेरेंट्स को बताया कि सोनम ऐसे ऐसे बातें कर रही थी और अपना गला छुड़ा रही है, कभी लग रहा था उसे कोई थप्पड़ मार रहा है, वो अपने गाल पे हाथ रखती, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आज से दीदी के कमरे में नहीं सोऊंगी, दीदी सच में पागल हो गई है। माँ पिता ने उसकी बहन को समझाने की कोशिश की और बोला, बेटा अगर तुम्हारी दीदी की तबीयत ख़राब है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका ख्याल रखें, हम उसको ठीक करें, तो ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर जैसे तैसे उसकी बहन को हिम्मत बंधाई उसके पेरेंट्स ने और फिर बोला कि आज से तुम कोशिश करना कि सोनम जब जगती है तो वो चीज़ें फ़ोन में रिकॉर्ड करो और हमें दिखाओ, ताकि हम डॉक्टर को बता सकें कि वो क्या और कैसे अब कर रही है। हो सकता है वो दवाइयाँ सोनम पे असर नहीं कर रही हों। उसकी बहन ने वैसा ही किया और आज रात वो उठकर सोनम की हरकतें रिकॉर्ड कर रही थी। और आज सोनम उस जिससे भी इमेजिनरी फ्रेंड से बात करती थी उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज़ तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम मुझे मारते हो, मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ क्या, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे फैमिली को कुछ मत करना, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। और ये बहुत सारी बातें सोनम उस फ्रेंड से कर रही थी जो कि उसकी बहन को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी और अगली सुबह अपने पेरेंट्स को दिखाया। पेरेंट्स को अब ये सिचुएशन देखकर उनका डर बढ़ता जा रहा था। फिर क्या था, वो वापस से सोनम को उस डॉक्टर के पास लेकर गए और उनसे बोला, डॉक्टर साहब ये देखिए सोनम की हालत तो और ज़्यादा बिगड़ गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सोनम के साथ आखिर हो क्या रहा है और आपकी दी हुई दवाइयाँ सोनम पे असर क्यों नहीं कर रही हैं। फिर डॉक्टर ने बोला, ठीक है हम कुछ टेस्ट करते हैं सोनम के, उसके बाद देखते हैं कि उसकी दवाइयों में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर डॉक्टर ने जो टेस्ट उनको सही लगे, डॉक्टर ने वो सारे टेस्ट किए, उन टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला। लेकिन अब डॉक्टर बोलते क्या पेरेंट्स से, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि सोनम की हालत पहले से ज़्यादा बुरी हो चुकी है। सोनम का चेहरा भी पहले से ज़्यादा मुरझाने लगा था और धीरे धीरे सोनम की सगाई का दिन नज़दीक आ रहा था, इसलिए सोनम का ठीक होना बहुत ज़रूरी था।
2 हफ्ते में सोनम की सगाई भी थी। फिर क्या था, डॉक्टर ने बिना कुछ बोले दवाइयाँ बदल कर दी और बोला ये दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिए और 1 हफ्ते में मुझे बताइए सोनम के हालत में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। धीरे धीरे 1 हफ्ता निकल गया और 1 हफ्ते में अब सोनम की सगाई थी। गांव से सारे रिश्तेदार घर पे आ रहे थे। ऐसे ही एक उनकी बहुत पुरानी बुज़ुर्ग रिश्तेदार थी जो कि घर पर आई थी, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करती थी और वो इन चीज़ों में भी भरोसा करती थी। जादू टोना टोटका भूत प्रेत वो सारी चीज़ों में मानती थी, क्योंकि वो ये चीज़ें थोड़ा बहुत रोकना भी जानती थी। लेकिन उनसे किसी ने किसी बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था। और आज रात मेहमान बहुत ज़्यादा होने के वजह से उन बूढ़ी अम्मा को सोनम के कमरे में सोनम और 3 बहनों के साथ सुलाया गया था। फिर क्या था, बोलते हैं ना, एक एज होने के बाद बुढ़ापे में नींद भी कम आती है और नींद भी काफ़ी कच्ची होती है। सोनम वैसे ही रात में उठी। उसकी बहन तो आज रात में नहीं उठी, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा की नींद खुल गई और उन्होंने सोनम को वैसी हरकतें करते हुए देखा। उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। अगली सुबह उन्होंने सोनम के माता पिता से बात की कि अरे, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, सोनम की ऐसी हालत हो गई है और तुम लोग सोनम की शादी के बारे में सोच रहे हो। पहले बिटिया को ठीक तो कर लो, उसके बाद बिटिया की शादी का सोचना। अरे नहीं नहीं अम्मा, आपको किसने क्या बता दिया, सोनम को कुछ नहीं हुआ है, सोनम बिल्कुल ठीक है, ये उसके पिताजी ने बोला। बूढ़ी अम्मा ने तुरंत जवाब दिया, बेटा ये बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं हमने। फिर क्या था, पिताजी की ज़बान पर ताला लग गया। फिर उन्होंने सारी बातें बताना शुरू की। अम्मा जी ने कहा, बेटा इतना तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कल रात में ही सारी चीज़ें देख चुकी हूँ। उसके साथ कोई तो प्रेत है जो कि बिटिया को नुकसान पहुँचा रहा है। ये सुनते ही सोनम के पिता और माता दोनों के होश उड़ गए। फिर उन्होंने तुरंत अम्मा जी से बोला, अम्मा जी चाहे जो भी हो जाए, बिटिया के बारे में ऐसी वैसी बात फैलनी नहीं चाहिए, वरना बिटिया की शादी कैसे होगी और उसके बाद की 2 बहनों की भी शादी में मुसीबत आ जाएगी। आप कुछ करें, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो अम्मा जी ने कहा, बेटा अगर मैं कुछ करने के लायक होती इन चीज़ों में तो तुम्हें मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती क्या? वो तुम्हारी बाद में बिटिया है, पहले वो मेरी बिटिया है। तो लेकिन तुम चिंता बिल्कुल ना करो, मैं कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लूँगी और मुझे 1 दिन का समय दो। मेरे एक गुरुजी हैं, मैं उनके पास सोनम बिटिया को लेकर जाऊंगी और वो इसका इलाज बिल्कुल ही कर देंगे। उनके लिए तो ये चुटकियों का खेल है बेटा, ऐसे ऐसे प्रेतों से छुटकारा दिलाना। फिर क्या था, ये सुनते ही सोनम के माता पिता को थोड़ी राहत मिली और वो अगले दिन का इंतज़ार करने लगे। माता जी अपने गुरुजी के पास जा चुकी थी। उन्होंने सारा कुछ अपने गुरुजी को बताया और गुरुजी ने बोला, तुम्हें पता है मैं ये आश्रम छोड़कर कहीं भी नहीं जाता, तो तुम्हें चाहे जैसे भी सोनम बिटिया को यहाँ मेरे आश्रम तक लाना पड़ेगा। और एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना कि अगर सच में उसके ऊपर प्रेत का साया है तो वो सोनम को इस आश्रम तक कभी भी आने नहीं देगा। अम्मा जी ने बोला, आप बिल्कुल चिंता ना करें गुरुजी, मैं लेकर आऊँगी सोनम बिटिया को, आप तो बस सारी तैयारी करके रखो, मैं कल ही बिटिया को लेकर आती हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम लेकर आओ, यहाँ मैं मेरे शिष्यों से बोलकर बाकी की सारी तैयारियाँ करवा कर रखता हूँ। फिर क्या था, शाम होते होते अम्मा जी घर पे वापस आ चुकी थी और माता पिता को एक कमरे में ले जाकर मेहमानों से दूर सारी बातें बताई कि मैंने मेरे गुरुजी से सारी बातें कर ली हैं,
गुरुजी बिटिया का इलाज कर देंगे। अब हमें बिटिया को कल किसी भी तरह झूठ बोलकर बाबा जी के आश्रम लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बिटिया को जैसे ही इस सच्चाई का पता चलेगा कि हम उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, बिटिया नहीं जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब तुम देख लो कि तुमको क्या झूठ बोलना है। माता पिता ने बोला, अम्मा आप इतना कर रही हैं वही बहुत बड़ी बात है, हम देख लेंगे हम सोनम को कैसे लेकर जाएंगे। अम्मा जी से बात करके माता पिता दोनों सोनम के कमरे में पहुँचे। उन्होंने सोनम से कहा, बेटी कल हम लोग को तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों के डिज़ाइन फाइनल करने के लिए जाना है, तो डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारे माप की ज़रूरत है। तो हम कल सुबह सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि मैंने शहर के बाहर एक अच्छा डिज़ाइनर है, उसके बुटीक में हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं। सोनम ने भी हाँ बोल दिया। फिर क्या था, अगली सुबह माता पिता सोनम को लेकर वहाँ आश्रम के लिए निकल गए। आश्रम पहुँचने में जैसे ही 1 किलोमीटर बाकी रह गया था, शायद सोनम को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। सोनम ने वैसे ही चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। वो बार बार सबके सामने हाथ जोड़ती और रिक्वेस्ट करती, प्लीज़ पापा ऐसा मत कीजिए, मुझे वहाँ लेकर मत जाइए, वरना ये आप सबको मार डालेगा। पापा प्लीज़ गाड़ी घुमा लीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए, आप मुझे वापस लेकर चलो, ये मुझे डरा रहा है, ये मुझे धमकियाँ दे रहा है। लेकिन अम्मा जी उसी गाड़ी में थी और अम्मा जी ने सोनम को दिलासा देते हुए कहा, बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, बस एक बार हम गुरुजी के दर्शन कर लें। फिर क्या था, जैसे तैसे करते वो आश्रम भी पहुंच गए और आश्रम में गुरुजी ने पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी। आश्रम के गेट पर पहुंचते ही सोनम बेहोश हो गई। देखकर उसके माता पिता बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर अम्मा जी ने बोला, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुम चिंता मत करो। अंदर से अम्मा जी ने गुरुजी के कुछ शिष्यों को बुलाया, जो कि सोनम को उठाकर आश्रम के अंदर लेकर गए और बाबा जी के सामने ले जाकर लिटा दिया। और बाबा जी ने सोनम के माथे पर अभिमंत्रित भभूत लगाया। वो लगाते ही सोनम तुरंत उठ बैठी और फिर सोनम से सवाल किए जाने लगे। उन्होंने सोनम से पूछा, बता तू कौन है, तो इस बच्ची के साथ कहाँ से और क्यों लग गया है, क्या चाहता है इस बच्ची से तू। फिर सोनम ने बोलना शुरू किया, मैं तेरी बच्ची के पीछे नहीं लगा हूँ, तेरी बच्ची ही मेरे साथ थी। मैं और सोनम 7th स्टैंडर्ड से एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। मैं और सोनम एक दूसरे को 10th स्टैंडर्ड से पसंद करते थे। हम दोनों ने उसी वक्त एक दूसरे से वादे भी किए थे कि हम दोनों पूरी ज़िंदगी और मरने के बाद भी साथ में रहेंगे। सोनम को ये अच्छे से पता था कि उसके घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। फिर क्या था, हम दोनों ने 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने घर वालों को मना नहीं सकते, फिर हम साथ में सुसाइड करेंगे। और हम दोनों ने साथ में सुसाइड करने का डिसाइड करके एक जगह और टाइम भी फिक्स किया। और जब हम वहाँ पहुँचे, हमें उस बिल्डिंग से एक साथ कूद कर जान देनी थी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था, क्योंकि हम दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कूदने की। फिर भी हमें साथ में रहना था। मैं तो कूद गया और सोनम ने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और सोनम ने मुझे धोखा दिया, वो नहीं कूदी मेरे साथ। मैं तब से सोनम के पीछे हूँ और उससे ये बोल रहा हूँ कि वो अपना वादा पूरा करे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने मेरी जान दे दी इसके लिए। और इसने क्या किया,
फिर क्या था, अब सारी बातें सबको पता चल चुकी थी। फिर सोनम जब थोड़े होश में आई तो सोनम ने भी यही सारी बातें सबको बताई। उसने बोला कि मैं भी मरना चाहती थी, लेकिन जब वो नीचे गिरा, मैंने उसकी लाश की हालत देखी तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके साथ कूद जाऊं और मर जाऊं। फिर मुझे लगने लगा, मरना क्यों है, मैं नहीं मर सकती। और फिर मैं वहाँ से भागकर घर आ गई। तब से ही कुछ दिनों बाद से ये मुझे दिखता और मुझे परेशान करता, लेकिन मैं ये बात किसी को कैसे बताती, क्योंकि मैंने अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमेशा बस यही बोलता है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अब वो मुझे मारना पीटना शुरू कर चुका है जब से उसे पता चला है मेरी शादी हो रही है। फिर क्या था, अब सबको ये भी पता था कि वो आत्मा कौन है और वो क्यों परेशान कर रही है। फिर बाबा जी को इस आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए जो भी क्रियाएं करनी थी, बाबा जी ने वो सारी क्रियाएं संपूर्ण की, जिसमें लगभग उनको 24 घंटे का वक्त लगा, क्योंकि ये आत्मा काफ़ी सालों से सोनम के पीछे थी, तो इससे छुटकारा दिलाना बहुत मुश्किल था। फिर 24 घंटे के अखंड हवन और सारी चीज़ें करने के बाद उस आत्मा को मुक्ति मिली और सोनम को भी उस आत्मा से छुटकारा मिल गया। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा बेसब्री से इंतज़ार होता है। अगर आपके भी पास आपकी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि हम हमारे बाकी के दर्शकों तक पहुंचाएं, तो प्लीज़ हमें आपकी वो कहानी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए ईमेल आईडी पर सेंड करें और हम आपकी वो कहानी अपने सारे दर्शकों तक लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आपको चाहिए आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो तो हम इसका खास करके ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं लेती हूँ अलविदा। मैं सिया, आपकी होस्ट, कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो कल तक के लिए नमस्कार।